तो पहले तो जो ये मिथ है पुराने ज़माने के लोगों का और स्पेशली कुछ कम्युनिटीज़ में कि आईवीएफ में कुछ का कुछ कर देते हैं, कुछ का कुछ हो जाता है, वो अपना बच्चा नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है। आपके ही अंडा होगा, आपका ही शुक्राणु होगा, आपकी ही बच्चेदानी होगी, बट जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो कहाँ होगा? इन विट्रो, मतलब कि ट्यूब्स में ना हो के टेस्ट ट्यूब में होगा, लैब में। इसलिए ऐसे बेबीज़ को हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। कई बार कुछ जेनेटिक्स प्रॉब्लम होती हैं जिसमें कि ट्यूब्स में प्रॉब्लम होती है, तो अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो भी मदर को बच्चे नहीं होंगे। तो आइए इस पॉडकास्ट के ज़रिए मैं कुछ आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगी। Welcome to today's podcast by BillMed Consulto. Myself, Dr. Harpreet Kaur, infertility specialist and gynecologist, is here to tell you all about IVF. IVF is required for the women who are not able to conceive. So ये कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। उनका भी एक माँ बनने का सपना होता है, पर वो क्यों नहीं हो पाती है, उसके लिए बहुत सारे कारण होते हैं। तो आइए इस पॉडकास्ट के ज़रिए मैं कुछ आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो पहले प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, फिर हम आपको इसके बारे में और अच्छी बातें और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते रहेंगे। बताना चाहती हूँ IVF क्या होता है। तो IVF इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो और इन वीवो दो चीज़ें होती हैं। इन वीवो का मतलब कि शरीर के अंदर लाइफ, जैसे कि नेचुरल तरीके से हर औरत को एक 28 से 30 दिन की साइकिल होती है। अगर वो 28 दिन से 30 दिन की साइकिल में एग बन जाता है तो अप्रॉक्सीमेटली 14 डे, 15 डे, 16th डे हम मानते हैं कि वो एग रिलीज़ होता है। जब वो एग रिलीज़ होता है तो वो ट्यूब्स में आता है, जिनको नले कहते हैं हिंदी में। अगर वो जब रिलीज़ होके नलों में आ रहा है उसी टाइम अगर शुक्राणु उसको मिल जाता है, और शुक्राणु की भी एज होती है 48 to 72 आवर्स, अगर वो दोनों सेम टाइम पे, क्योंकि एग भी जो है यूट्रस में या ट्यूब्स में सिर्फ 48 आवर्स तक रह सकता है, तो प्रेगनेंसी हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो गया। ये इन वीवो फर्टिलाइजेशन है, यानी कि गर्भ के अंदर ही, फीमेल के बॉडी के अंदर ही हो गया। बट अगर ये नहीं मिलते, या फिर ऐसा भी होता है कई बार अंडा ही नहीं बनता, या शुक्राणु पहुंच नहीं पाता, या उसके नले बंद होते हैं, ऐसे सिचुएशन में औरत को प्रेगनेंसी नहीं होती है, और जो यूट्रस की लाइन होती है, थिकनेस होती है, वो अगले 14 दिन के बाद श्रेड हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं पीरियड्स आ गए। अगर पीरियड्स आ जाते हैं तो हम बोलते हैं प्रेगनेंसी नहीं हुई। तो IVF क्या करता है? इट इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आपकी ही बच्चेदानी होगी, बट जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो कहाँ होगा? इन विट्रो, मतलब कि ट्यूब्स में ना हो के टेस्ट ट्यूब में होगा, लैब में। इसलिए ऐसे बेबीज़ को हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। तो पहले तो जो ये मिथ है पुराने ज़माने के लोगों का और स्पेशली कुछ कम्युनिटीज़ में कि IVF में कुछ का कुछ कर देते हैं, कुछ का कुछ हो जाता है, वो अपना बच्चा नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है। अब ये टैबू नहीं है। IVF में भी आपका ही बच्चा होता है, बस जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो हम टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं, और जब वो बच्चा बन जाता है तो हम आपके गर्भ में ही रख देते हैं। फिर उसको उसकी मदर का ही, उसी लेडी का ब्लड जाता है, और वो बच्चा बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसा होता है। तो सबसे पहले तो आज आपको क्लियर हुआ होगा कि IVF होता क्या है। नेक्स्ट हम सोचते हैं कि IVF कराना क्यों पड़ता है। कुछ लोगों को IVF ही कराने से बच्चा होता है। तो आइए जानते हैं रीज़न्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए क्या चाहिए? अंडेदानी, बच्चेदानी, ट्यूब्स, नले या फिर स्पर्म्स, और इन सब का मिलना। और उससे भी ज़रूरी क्या है कि माँ का स्वस्थ होना, और हस्बैंड का भी, पेरेंट का भी, फादर का भी, उसके शुक्राणु की क्वालिटी अच्छा होना। तो अगर हम पांचों चीज़ों को एक एक करके देखें तो कारण क्या हो सकता है? किसी के पास एग नहीं है, या एग बनता नहीं है, या ज़्यादा बनते हैं कि एक भी मैच्योर नहीं हो पाता, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरी कहते हैं। नंबर 2, या तो उसके ट्यूब ब्लॉक है, या ट्यूब काम नहीं करती हैं, या कई बार लोग ट्यूब ब्लॉक करवा देते हैं। नंबर 3, यूट्रस में ही या तो यूट्रस है नहीं, या छोटा बना हुआ है, या उसकी जो यूट्रस की लाइन बनती है नेचुरली वो कम बनती है, या वो चिपकी हुई है,
या फिर कई बार ऐसा होता है कि शुक्राणु है ही नहीं, जिसे एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि शुक्राणु सीमन में ही नहीं आते पर शरीर में होते हैं, तो उनको हम शरीर में से निकाल के भी आईवीएफ के जरिए उसी शुक्राणु को यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम टीसा कहते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि शुक्राणु की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तो उसके लिए भी हम एक तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसको इक्सी कहते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। एक ये मेथड भी है। तो अगर इनमें से कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम है, या फिर मदर को शुगर है, डायबिटीज़ जिसको कहा जाता है, या फिर थायराइड की बीमारी है, कई बार कुछ जेनेटिक्स प्रॉब्लम होती हैं जिसमें कि ट्यूब्स में प्रॉब्लम होती है, तो अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो भी मदर को बच्चे नहीं होंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। कई बार हम सिर्फ अल्ट्रासाउंड कराते रहते हैं, शुक्राणु की जांच कराते रहते हैं, पर हम मदर के ब्लड की जांचें नहीं कराते। जबकि अगर जिस ज़मीन में आपने बच्चे को रखना है, जिस ज़मीन में होना है, अगर वही अच्छी नहीं होगी तो कभी भी आईवीएफ सक्सेस नहीं होगा। तो इन सारे कारण में से ऑल फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट। जब तक वो सर्किट पूरा नहीं होगा आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। इसीलिए हस्बैंड का सीमेन भी उतना ही ज़रूरी है, और उनका भी एक्चुअली में शुगर यानी डायबिटीज़ चेक करना चाहिए, उनके भी जेनेटिक टेस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्पर्म की क्वालिटी में प्रॉब्लम होगी तो भी बच्चा नहीं रुकेगा, और रुकेगा तो स्वस्थ नहीं होगा। आइए जानते हैं हम स्टेप्स क्या होते हैं आईवीएफ के प्रोसीजर के बारे में आपको मैं बताने जा रही हूँ। नंबर 1 इज़ ओवेरियन स्टिमुलेशन, जिसको हम कहते हैं अंडेदानी में अंडों का बनाना। हम क्या करते हैं, इंजेक्शंस लगाते हैं, 8 to 9 डेज़ इंजेक्शन लगते हैं। जैसे आपको आज पीरियड आया, मासिक आया, उसके सेकेंड डे से हम इंजेक्शन लगा के अंडों को बड़ा करते हैं। 8 से 9 दिन से 10 दिन लगते हैं। अब कुछ मरीजों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई सारे अंडे तो ये निकाल लेंगे, तो ऐसा नहीं है। जो उस साइकिल में आपके अंडे दिखते हैं हम वो निकालते हैं सिर्फ। तो एक साथ हम ज़्यादा क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसकी कॉस्ट के लिए इतना पैसा खर्च होता है, इसलिए महंगे इंजेक्शन लगते हैं और एग स्टिमुलेट हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओवेरियन स्टिमुलेशन। उसके बाद आता है एग रिट्रीवल। जब 10 दिन आपके अंडे तैयार हो जाते हैं, हमें अल्ट्रासाउंड में दिखते हैं गोले गोले फॉलिकल जैसे, फिर उनको हम निकालते हैं। अल्ट्रासाउंड की मशीन के साथ एक सुई लगी होती है पतली सी, उसके थ्रू जाके हम वो अंडे निकालते हैं। फिर वो अंडों को हम टेस्ट ट्यूब में रखते हैं, चेक करते हैं। उसी टाइम हम हस्बैंड का स्पर्म लेते हैं, स्पर्म कलेक्ट करते हैं, हम उसी स्पर्म को तैयार करते हैं जिससे अच्छी क्वालिटी के ऊपर आ जाएं। और जब वो ऊपर आते हैं तो हम एक तरफ अंडे और एक तरफ स्पर्म को कई बार साथ में मिला देते हैं एक डिश में। कई बार अगर शुक्राणु कमज़ोर है तो हम एक एक शुक्राणु को एक एक अंडे से मिलाते हैं, जिसको इक्सी कहते हैं। अब उसके बाद स्टेप क्या आता है, जैसा नेचुरल में हमने सुना, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हमें फिर चेक करना पड़ता है, उसमें 1 दिन लगता है, 2 दिन लगता है, या हम उनको ऐसे मीडिया में कल्चर करते हैं जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो कल्चर। उसमें क्या होता है, हम तीसरे दिन देखते हैं कि उसके बाद सेल डिवाइड हुए कि नहीं हुए। तो या तो तीसरे दिन के बच्चे बनते हैं या फिर 5th डे तक बच्चे जाते हैं। कुछ महिलाओं के एग्स इतने अच्छे होते हैं कि वो जो टेस्ट ट्यूब के बच्चे होते हैं वो एनवायरनमेंट को झेल पाते हैं, तो हम उन्हें 5th डे तक ले जाते हैं, जिन्हें ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। और अगर उनके एम्ब्रियो कमज़ोर हैं, हमें लग रहा है कि ये बाहर नहीं जा पाएंगे, तो हम उनको फ्रेश ट्रांसफ़र करते हैं, जिसको हम फ्रेश आईवीएफ कहते हैं। उसमें उसी साइकिल में बच्चेदानी की लाइनिंग देख के एक बिल्कुल सुई की तरह पिरो के उन अंडों को महीने के दौरान 15, 16, 17 डे पे वैसे ही बच्चेदानी में रख दिया जाता है, जिसको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं। अगर एम्ब्रियो उस साइकिल में ट्रांसफ़र नहीं हुए तो क्या होगा, तो जो आपके एम्ब्रियो यानी बच्चे बने हैं उनको हम फ्रीज़ कर देंगे। वो बिल्कुल लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज़ होते हैं। उसके बाद उनको आपके बच्चेदानी में तब डालेंगे जब बच्चेदानी पूरी तरह तैयार होगी। वो फ्रीजिंग उसी स्टेज में 5 साल तक रह सकते हैं। इसके बाद अगर आपके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो गए हैं तो आपको 14 दिन के लिए दवाई पे रखा जाता है। कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। ओनली 3 डेज़ के लिए आपको बोला जाता है कि आप रेस्ट पे रहिए। नॉर्मल मॉर्निंग वॉक, योगा बहुत ज़रूरी है, ये आप करते रहिए। एंड 14 डे पे एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको बीटा HCG कहते हैं। उसके दौरान हमें पता चल जाता है उसकी वैल्यू से कि टेस्ट पॉजिटिव है कि नहीं है। अब कुछ लोगों को ये भी डर होता है कि भाई हमारे इतने इंजेक्शन्स लग गए हैं, इतनी दवाइयाँ चल रही हैं,
तो क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं? तो साइड इफ़ेक्ट तो पैरासीटामोल के भी होते हैं, बट अगर आपकी कंडीशन ऐसी है कि अगर आईवीएफ के लिए जाना पड़ रहा है तो थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट हर चीज़ के होते हैं, जैसे वेट गेन होना, गैस्ट्रिक ट्रबल होना, नींद ज़्यादा आना, मूड स्विंग्स होना। इसके अलावा कोई ऐसा बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट नहीं पाया गया है। तो मेरी एडवाइस आप सबको यही होगी कि अगर आप आईवीएफ के लिए जाते हैं तो कुछ चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें। एक तो ये कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है, ये कोई टैबू नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस को हम साइंटिफिक तरीके से उसी के जैसा करते हैं। उनके बच्चों में कोई परेशानी नहीं होती, वो बच्चे बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। तीसरा, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रखेंगे तो आपका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। एंड फोर्थ, अगर आपका फेलियर रेट होता है या नहीं होता है तो कोई बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दोबारा भी ट्राई किया जा सकता है और इन दवाइयों का कोई बहुत मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर फाइनेंशियल आप जानना चाहते हैं तो मिनिमम से मिनिमम 1.5-1.2 लाख के अराउंड इनका खर्चा होता है, क्योंकि इनकी दवाइयों की कॉस्ट ही काफ़ी होती है। सो आप प्लीज़, अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो आज के बाद आप कभी आईवीएफ से डरे ना, और कोई भी जानकारी चाहिए हो तो काइंडली हमें कांटेक्ट करें। थैंक यू। दवाइयाँ भी ले ली, आपने ट्रीटमेंट सारा करा लिया, फिर भी आईवीएफ फेलियर हो जाता है, ऐसा क्यों होता है?